हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्फाइसेमा के बारे में। सो बेसिकली एम्फाइसेमा होता क्या है? ये एक तरह का क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है जिसके अंदर एबनॉर्मल परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाती है एयर स्पेसेस की। और इसकी लोकेशन कहाँ होती है? डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अलोंग विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल्स। तो एक तो परमानेंट एनलार्जमेंट होएगी एयर स्पेसेस की डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके साथ साथ डिस्ट्रक्शन भी हो जाएगी एल्वियोलर वॉल्स की। तो इसको याद रखने के लिए 3D वाला आप ये याद रख सकते हैं, 3Ds। तो पहला डी क्या है? डिस्टल। ठीक है, जो एरिया जो जिस डायलेटेशन होएगा जिसका या नॉर्मल परमानेंट एनलार्जमेंट होएगी वो डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। सो डिस्टल, डायलेटेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये 3D से हम याद रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी बेसिकली क्या है कि जो इसके पॉजिटिव एजेंट हैं या फिर जिसके कारण एम्फाइसेमा होती है। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो है इसका ये है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग किसी भी तरह की हो सकती है, सिगरेट स्मोकिंग होगी, कोई टोबैको, किसी तरह के टोबैको की स्मोकिंग होगी, बीड़ी की स्मोकिंग होगी। तो ये सारे जो स्मोकिंग होती है इनके कारण एम्फाइसेमा होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज में है स्मोकिंग। इसके बाद जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी अगर जिस पेशेंट में होती है तो उसमें भी एम्फाइसेमा हो सकता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के बारे में। अब किसी तरह का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ऑफ एनी फॉर्म, जो भी पोल्यूटेड सिटी में रह रहा है या फिर कोई इस तरह का काम कर रहा है जिसका डेली एक्सपोजर केमिकल फ्यूम, डस्ट, वेपर्स, गैसेस, बर्निंग वुड, स्मोक या इन सब चीज़ों से है, तो उसमें भी एम्फाइसेमा हो सकता है। तो ये सारे इसके थे इटियोलॉजी में पॉजिटिव फैक्टर के कोजेज, क्या क्या कोजेज हैं जिनसे ये हो सकती है। अब अपन देखते हैं इसमें सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है डिस्पनिया। पेशेंट आपके पास आएगा, पेशेंट क्या बोलेगा कि भाई मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत मुश्किल से मैं सांस बाहर निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, खासकर बाहर निकालते वक्त वो अच्छे से बाहर नहीं निकाल पाता सांस को। ठीक है, ब्रीद आउट नहीं कर पाता अच्छे से खुल के। तो डिस्पनिया जो है, जो एक्टिविटी मतलब किसी भी तरह की एक्टिविटी करेगा, अगर चेयर से उठ के नीचे तक जा रहा है अपने घर के, या फिर जीना चढ़ रहा है, या फिर थोड़ा बहुत अगर मान लो चल फिर भी रहा है, तो उसमें भी उसको दिक्कत आएगी। तो ये डिस्पनिया जो है ये मोस्ट कॉमन स्ट्राइकिंग फीचर होता है एम्फाइसेमा का। अब कफ विद म्यूकस या फिर स्पूटम, ये थोड़ा रेयर सिम्टम है और ये यूजुअली प्रेजेंट होता है अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी पेशेंट को साथ में हो रही है, तब उस केस में रैपिड ब्रीदिंग करेगा। अब ऑक्सीजन जो है, जैसे ही वो सांस अंदर लेता है तो ऑक्सीजन आती है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाती है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन अंदर आ तो रही है लेकिन उतने लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही है। ऑक्सीजन ट्रैप भी हो रही है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा भी नहीं ली जा रही। तो बाहर जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं जा पा रही तो अगली बार ऑक्सीजन भी कम आएगी। तो उसके कारण से उसको जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ेगा, रैपिड ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाएगी ताकि उसको वो कंपनसेट कर सके। एक ये पेशेंट हमेशा थके हुए रहेंगे। क्रोनिक फैटीग का जो रीज़न है वो थोड़ा सा इसके पिंक पफर से रिलेटेड है। इन पेशेंट्स को हम पिंक पफर्स बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या रीज़न है क्रोनिक फैटीग का, ये अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे पेशेंट होएगा ना, वो अपने होठों को पतला करके, ब्रीदिंग थ्रू पर्स लिप्स, पतला करके सांस बाहर फेंकेगा। वो जैसे सांस बाहर फेंकेगा तो एयरवे का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसने मुंह को अपने को पतला कर लिया। ठीक है, पतला करने पे प्रेशर बढ़ गया। क्यों कर रहा है वो ये? ताकि एयरवे कोलैप्स ना हो, क्योंकि वो अगर नॉर्मली जैसे सांस ले रहा है नाक से तो उसमें वो नहीं निकाल पा रहा है उतनी ऑक्सीजन, या उतनी ऑक्सीजन ले भी नहीं पा रहा है, दोनों काम हो रहे हैं एक साथ में। उसके कारण उसकी जो है एनर्जी ज़्यादा लग रही है, मोर एटीपी आर यूज। और ये ऐसा नहीं है कि वो दिन में एक दो बार कर रहा है, ये पूरे 24 घंटे में जब तक वो जग रहा है तो उसकी यही प्रोसेस रह रही है। तो उसके कारण एटीपी ज़्यादा बर्न हो रहे हैं। इसी कारण से लॉन्ग टर्म पे ये पेशेंट जो होते हैं इनमें वेट, इनका वजन भी कम होता है। और क्रोनिक फैटीग ये इनकी मोस्ट कॉमन कंप्लेंट कह सकते हो आप, या फिर कुछ भी कह लो। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, पेशेंट बैरल शेप चेस्ट के साथ आ सकता है लेटर स्टेजेस ऑफ द डिजीज में। और ये जो हैं ये मेजर सिम्टम्स हैं एम्फाइसेमा के। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई इसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है। एम्फाइसेमा को बेसिकली 4 टाइप में डिवाइड करा गया है, 4 सब टाइप्स में। तो ये जो 4 सब टाइप्स हैं ये किस तरह से हैं? अब इनमें से जो चारों सब टाइप्स हैं ना, 4 सब टाइप्स में से 3 सब टाइप्स तो दो हैं जो हैं वो हैं अनाटमी से रिलेटेड। तो ये लोब्यूल बनाने की मैंने कोशिश करी है, थोड़ा डायग्राम खराब है तो ये आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाकी समझ में आ जाएगा मेजर मेजर क्या है इसमें। ठीक है, तो जो अनाटमी है
जो तीन है टाइप सब टाइप्स, जैसे सेंट्रियसिनार, पेनिसिनार और पैरासेप्टल, ये तीनों तो लिंक्ड है अनाटमी से, और ये जो चौथा है इरेगुलर वाला, ये लिंक्ड है फाइब्रोसिस से। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम क्या देखते हैं, ये देखो ये पूरा ये जो एसाइनस बना रखा है मैंने इसमें, ये अपना एल्वियोलाई बना दिए, ये सारे ये एल्वियोलाई बने हुए हैं हमारे लंग्स के अंदर जो होते हैं, तो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल है, आखिरी वाला ब्रोंकियोल जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये है आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, तो ये आपका फर्स्ट रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये पूरी आपकी एल्वियोलर डक्ट हो जाएगी, और यहाँ से लेकर इस टर्मिनल ब्रोंकियोल के एंड पॉइंट से लेकर लास्ट के एल्वियोलाई तक इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं एसाइनस। ठीक है, तो ये मोटा मोटा ये हो गया इसमें डायग्राम में। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रियसिनार। अब जितने भी मैंने ये इसमें मार्क करे हुए हैं ना, आप ये समझ लो कि ये इसी एरिया में ये इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब सेंट्रियसिनार में ये वाला एरिया अफेक्टेड होगा, तो ये वाला कौन सा एरिया था, ये जो हमने ये वाला पढ़ा था ये वाला, तो यही लिख रखा है इसमें कि एरिया अराउंड द टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड फर्स्ट रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल इज अफेक्टेड। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल के आसपास वाला और जो फर्स्ट रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है उसके आसपास वाला एरिया अफेक्टेड हो रहा है इस सेंट्रियसिनार के अंदर। तो बेसिकली सेंट्रियसिनार में एरिया अराउंड द टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड फर्स्ट रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल इज अफेक्टेड। मोस्ट कॉमन टाइप है ये जो सेंट्रियसिनार है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, सबसे ज़्यादा आपको यही देखने को मिलेगी किसी भी, जितने मतलब चारों टाइप्स हैं उनमें सबसे मोस्ट कॉमन यही है। अब ये मोस्ट कॉमन है, तो हमने जो पढ़ा था इसकी इटियोलॉजी में, मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग का, तो इसलिए मोस्ट कॉमन कोज भी इसका सेंट्रियसिनार का हैवी स्मोकिंग है। तो हैवी स्मोकिंग के कारण सबसे ज़्यादा एम्फाइसेमा होता है, और एम्फाइसेमा में भी जो मोस्ट कॉमन है वो सेंट्रियसिनार है, इतनी सी बात है। अब ये जो प्रेजेंट होता है ये यूजुअली अपर लोब में प्रेजेंट होता है, हमारे लंग की जो अपर लोब होती है ना वहाँ पर ये प्रेजेंट करता है। ठीक है, जो सेंट्रियसिनार टाइप का होता है। अब दूसरा अगर हम देखें अब पेनिसिनार, पेनिसिनार में अब आप देख रहे हो यहाँ से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल से लेकर पूरा लास्ट के एल्वियोलाई तक पूरा अफेक्टेड होता है इसमें। तो अगर ये पूरा इफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई कंजेनाइटल इशू है इसमें। ठीक है, क्योंकि वरना धीरे धीरे होएगा, कोई भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होएगी, एक पार्ट से स्टार्ट होएगी, फिर आगे जाएगी, फिर आगे जाएगी, इसमें ये पूरा का पूरा ही जनरलाइज्ड वो होता है। तो इसमें क्या है कि एंटायर एसाइनस इज डायलेटेड, तो एंटायर एसाइनस जब डायलेट होता है तो इट इज एसोसिएटेड विद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जो हमने जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन वाला पार्ट पढ़ा था, तो ये उससे एसोसिएटेड है। ठीक, एंड प्रेजेंट मोस्टली इन द लोअर लोब्स ऑफ द लंग, और ये मोस्टली लोअर लोब्स ऑफ द लंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेंट्रियसिनार अपर लोब में था, ये लोअर लोब में हो गया। तीसरा टाइप है पैरासेप्टल। पैरासेप्टल नाम से पता चल रहा है जो सेप्टा के पास हो। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट हो गया ना, ये जो ये हो गया, ये बिल्कुल सेप्टा बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ से प्लूरा स्टार्ट हो जाती है, अपने लंग का लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो डिस्टल मोस्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्री का नेक्स्ट टू सेप्टम। ठीक है, सेप्टम के बिल्कुल नेक्स्ट में रेस्पिरेटरी ट्री का डिस्टल मतलब सबसे दूर, डी से डिस्टल, डी से दूर, सबसे दूर वाला पार्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्लूरा के पास होता है। ठीक है, एम्फाइसेमेटस चेंजेस एडजेसेंट टू द प्लूरा, तो प्लूरा के पास जो चेंजेस होते हैं, जैसे मान लो ये अगर पैरासेप्टल है तो यहाँ ऐसे लंग की प्लूरा आ जाएगी। ठीक है, तो ये वो हो जाता है कि एम्फाइसेमेटस जो चेंज दिखते हैं प्लूरा के बिल्कुल साथ में दिखते हैं आपको। ठीक है, और ये किसी उससे एसोसिएटेड नहीं करता, एयर फ्लो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन की ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, तो इट नॉट यूजली एसोसिएटेड विद एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। इसके बाद अगर हम चौथा टाइप देखें, ये है इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप देख रहे हो कहीं कहीं से हो रखा है। ठीक है, इसमें इन्वॉल्वमेंट, तो एयर स्पेस एनलार्जमेंट विद फाइब्रोसिस, तो एयर स्पेस का एनलार्जमेंट रहेगा और फाइब्रोसिस वाले केसेस में होता है ये। वैसे तो फाइब्रोसिस इन पेशेंट्स में बहुत ही टर्मिनल स्टेज में जाके होती है, लेकिन फिर भी ये जो इरेगुलर टाइप का है ये फाइब्रोसिस से रिलेट करता है। ठीक है, और ये यूजुअली स्मॉल फोकाई में अकर करता है और क्लिनिकली इतना सिग्निफिकेंट नहीं है ये वाला टाइप। ठीक, तो ये 4 तरह की क्लासिफिकेशन होगी, जिसमें से 3 जो थी वो अनाटमिकल टाइप की थी, और जो चौथी क्लासिफिकेशन थी वो थी हमारी फाइब्रोसिस से रिलेटेड। अब हम पढ़ते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, बेसिकली हमको मेजोरिटी में क्या देखना है कि जो मोस्ट कॉमन कोज है, इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है, टोबैको स्मोकिंग। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया। ठीक, ये 2 चीज़ होगी। तीसरी चीज़ क्या है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ये तीनों चीज़ें चल रही हैं। अब साथ की साथ मान लो ये अलग अलग करके हम बताएंगे एक एक के बारे में। ठीक है, तो क्रोनिक टोबैको स्मोकिंग अगर कोई भी पेशेंट कर रहा है तो उससे उसका रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो होगा वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये डैमेज होना स्टार्ट होएगा
तो डैमेज होने के बाद क्या होएगा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी एल्वियोलाई के अंदर। अब एल्वियोलाई के अंदर इन्फ्लेमेशन जब स्टार्ट होएगी तो वो कुछ हमारे क्या कहते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कह लो, या कुछ ये एक तरह से वो कह लो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में हमारे शरीर के अंदर ये सारी चीज़ें रिलीज होंगी, ठीक है, जिसके अंदर ल्यूकोट्रीन B4 होगी, इंटरल्यूकिन 8 हो गया, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर हो गया और इधर न्यूट्रोफिल्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिलीज होंगी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन। लेकिन होता क्या है उसके साथ साथ ये हमारे नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं जब ये ज़्यादा होते जाएंगे, इन्फ्लेमेशन रुक ही नहीं रही, ये बनते जा रहे हैं, तो ये कैसे काम करेंगे, दे विल एक्ट एज कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, ठीक है। तो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स की तरह काम करेंगे ये, ठीक है। इससे इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे और डिस्ट्रक्शन कर देंगे वो एल्वियोलर वॉल की, ठीक है। ऐसे ही न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो वो प्रोटीएजेस को ज़्यादा बढ़ा देंगे। प्रोटीएजेस एक तरह का चेक मैकेनिज्म होता है कि अगर मान लो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रही है तो ये उसके जितने भी सब प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट हैं या फिर हम स्मोकिंग के कारण जो भी हम अंदर इरिटेंट से ले रहे हैं उन सबको क्लियर करने का काम करती है। लेकिन जैसे नाम से पता चल रहा है प्रोटीएज, तो ये प्रोटीन की लेयर को भी डैमेज करती है, तो ये ज़्यादा बनते जाएंगे। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है ना, हमारा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीएज को इनहिबिट करता है, मतलब एक पॉइंट के बाद अगर ये ज़्यादा हो जाए तो उसको इनहिबिट करता है। लेकिन जिन पेशेंट्स में पहले से कंजेनाइटल इसकी डेफिशिएंसी होगी तो वो उसको इनहिबिट कर नहीं पाएगा प्रोटीएज को। अब वो उसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा तो फिर डिस्ट्रक्शन होने स्टार्ट हो जाएगी एल्वियोलर वॉल की। अब इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये हमारा इलास्टिक टिश्यू का डिस्ट्रक्शन का, कि जैसे जैसे इलास्टिक टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ना, जो लंग की जो रिकॉइल इलास्टिक रिकॉइल है वो लूज कर देगा लंग। मतलब लंग ये होता है ना, एयर आती है एक्सपेंड करता है, फिर कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, फिर कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ऐसे करता है। तो जो इलास्टिक रिकॉइल है ना फ्रीक्वेंट मूवमेंट की, वो लंग लूज कर देगा और इसके कारण क्या हो जाए, कोलैप्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन के टाइम पे कोलैप्स भी हो सकता है लेटर स्टेजेस में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का। तो ये थी बेसिकली इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब पढ़ते हैं इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। सो डायग्नोसिस में तो मेनली देखो, जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तो उस टाइम पे वी हैव टू लुक एट द फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है पेशेंट का, ठीक है, कि इसको क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं पेशेंट को। तो सिम्टम्स में मेजरली पेशेंट यही कंप्लेंट करेगा कि भाई मेरे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और खींच खींच के सांस मेरे को छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। पर्स लिप ब्रीदिंग हम पेशेंट के अंदर देख सकते हैं और अपने स्टेथोस्कोप से डिक्रीज इन ब्रीदिंग साउंड जो है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्पायरोमेट्री कर सकते हैं जो कि मेन स्टे डायग्नोसिस का। इसमें क्या किया जाता है कि ब्रोंकोडाइलेटर दिया जाता है पेशेंट को और उसके बाद फिर देखा जाता है जो FeV1 टू FVC रेशियो है ना, वो अगर लेस देन 0.7 है तो फिर इसका मतलब वो कंफर्म COPD या फिर एम्फाइसेमा का पेशेंट है। उसके बाद CT स्कैन भी दे सकते हैं। CT स्कैन में आपको क्या दिखेगा कि जो डिस्टल पार्ट है पूरा का पूरा एल्वियोलाई का, वहाँ पर डैमेज आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा प्लेन एक्सरे कर सकते हैं, लेकिन प्लेन एक्सरे इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें लेटर स्टेजेस में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे फ्लैटेंड हेमीडायफ्रागम दिख सकता है, रेट्रोस्टर्नल एयर स्पेस जो होंगे वो बड़े हुए दिख सकते हैं क्योंकि उसको जोर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है सांस वार छोड़ने में। बैरल शेप चेस्ट मिल सकती है पेशेंट की, और जो एंटीरियर रेशो पोस्टीरियर डायमीटर होता है ना वो इंक्रीज मिलेगा आपको इन पेशेंट्स के एक्सरे में, ठीक है। लेकिन ये सारे यूजुअली जो साइन होते हैं ये लेटर स्टेजेस ऑफ डिजीज में आते हैं जब पेशेंट काफ़ी सालों से इस कंडीशन के साथ होता है। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो देखो स्मोकिंग छुड़वा दो। किसी भी तरह की स्मोकिंग कर रहा है, टोबैको स्मोकिंग होगी, हुक्का स्मोकिंग होगी, सिगरेट स्मोकिंग होगी, हर तरह की स्मोकिंग को सिजेट करना पड़ता है हमें सबसे पहले। उसके बाद बीटा एगोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट में हम कौन सा देते हैं, लाबा। लाबा जो है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है। लॉन्ग एक्टिंग ज़्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि ये एक्जर्वेशन को या फिर डिजीज़ को बढ़ने से और सिम्टम्स को और ज़्यादा वर्स होने से लॉन्ग एक्टिंग वाले ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि लंबे समय तक काम करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए होंगे तो वो इतने यूजफुल नहीं होते इन पेशेंट्स में। तो बीटा एगोनिस्ट में लाबा मोर हेल्पफुल हैं इसमें, जैसे सेलमिटेरोल हो गए, फोर्मिटेरोल हो गए, एटसेट्रा। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी जो मेन स्टे है, अगर पेशेंट आपके पास कभी भी आता है तो सबसे पहले तो उसकी ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करो। उसका जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन का जो प्रेशर है अपने लंग्स में वो बढ़ाना है, ऑक्सीजन बढ़ानी है हमें, हमारा मेन जो है वो उसी से ज़्यादा हील होएगा पेशेंट। तीसरी चीज़ क्या है, ये मस्कुरेनिक
एगोनिस्ट होते हैं जो, इनको लामा बोलते हैं। जैसे इसमें हो गए एक्लिडीनियम और ग्लाइकोपाइरोलेट, इनको भी दिया जाता है, ये भी लॉन्ग एक्टिंग हो गए। इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, आईसीएस बोलते हैं जिन्हें, जैसे ब्यूटिसोनाइड होगी, मोमिटासोन हो गए, फ्लूटिकासोन हो गए, ये इनहेल करे जाते हैं जो हम नेबुलाइजर से इनहेल करवाते हैं, तो ये वो हो गए। और यूजुअली ना पेशेंट जब भी हमारे पास एम्फाइसेमा का या सीओपीडी का आता है ना, हम इन तीनों को, लाबा, लामा और आईसीएस को, और साथ के साथ ऑक्सीजन को, हम इन चारों को एक साथ ही देते हैं ताकि ऑक्सीजन से उसका अच्छा सैचुरेशन बना रहे। उसके साथ साथ ये तीनों जो होंगे ना, ये अच्छे से एक्ट करते हैं ऐसे पेशेंट्स में। और पेशेंट यूजुअली आता ही हमारे पास लेट स्टेज में, अर्ली स्टेज में बहुत कम पेशेंट आते हैं। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं किसी सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए, अगर पेशेंट को कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन बन रहा है, या फिर ऐसे केसेस में हमें दे देने चाहिए क्योंकि उसमें बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन के। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ऑगमेंटेशन थेरेपी है, ये क्या होती है कि जो जेनेटिक जिनमें नहीं है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, तो उसमें ये दी जाती है, लेकिन ये काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट है, ये बहुत कम जगह अवेलेबल होता है। इसके अलावा पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन दे सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्ट, ये सीवियर केसेस में दिया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है पेशेंट के लिए, उसका प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा हो जाता है इससे। इसमें नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी होती है, जो ये बाईपैप होते हैं, बाईपैप लगाते हैं हम आईसीयू सेटिंग में, और जो और भी ऑक्सीजन दी जाती है मास्क के थ्रू, तो वो नॉन इन्वेजिव होती है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन वो देनी होती है हमें। इसके अलावा लास्ट स्टेज पे अगर बिल्कुल पेशेंट आ रहा है, कोई और किसी भी इनमें से ट्रीटमेंट में कोई भी ट्रीटमेंट काम ही नहीं कर रहा है, तब लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास होता है, या तो लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी करा सकते हैं हम, या फिर लंग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये था पूरा जो टॉपिक था हमारा एम्फाइसेमा का, और आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन्ड नहीं था, बस ब्रीफ था कि आप आराम से इसको पढ़ के अपने आराम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिख सको। सो थैंक यू सो मच, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।